बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त आ रही हैं पाकिस्तानी सियासत के ऊपर। तो रोज़ाना की तरह अब भी बात होगी कि हलचल है, एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है सियासत में, मगर पूरे पाकिस्तान की सियासत एक तरफ, मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो ज़्यादा हलचल और अफरा तफरी के मूड में हमें नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ साहब तो अपनी गवर्नमेंट कर रहे हैं, मगर नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? अमली तौर पे वो सियासत में दोबारा से मुतहरक होते हुए नजर आ रहे हैं। इंदिया दिया जा रहा है कि दोबारा से वो पार्टी सदारत ले लेंगे, तो इसके बाद क्या हालात व वाक़यात होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और किस तरह से मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जूनियर्स अपने सीनियर्स के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, ये भी आमिर साहब के तर्जुमे में हम जानेंगे कि आखिर नून लीग की सियासत के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं या फिर रीऑर्गेनाइज के अमल से ये सारे मामलात को गुजारा जा रहा है। इसके अलावा कुछ और भी अहम चीज़ें हैं जिसमें हम डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे। बाई इलेक्शंस के हवाले से बड़ी जोरदार किस्म की बात होने जा रही है आज के प्रोग्राम मुकाबिल में। और इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला है, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है एक्स, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी दीगर इशूज़ हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू आमिर साहब के साथ हम करेंगे। आमिर साहब, मैंने हलचल अफरा तफरी की बात की, अभी ऑनर आने से पहले एक और अफरा तफरी का माहौल बन गया, उसके ऊपर मेरे ख्याल में शुरू करते हैं। जी, हम तो नवाज शरीफ साहब के जो पार्टी के अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं, वो करते हैं। पर अभी ये ताज़ा तरीन खबर आई है, ज़राए के हवाले से ये खबर चल रही है कि ये टॉप सिटी के मालिक कमर मोइज़ ख़ान हैं, ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इनको उठा लिया गया और इनके घर से रेड हुई। कई गाड़ियां जो है वर्दी के अंदर आईं, जो मुबैना तौर पे शायद रेंजर्स के लोग बताए गए थे उस ज़माने में, और उन्होंने इनके घर से करोड़ों की ज़ेवरात, नकदी, घड़ियां और ये अशिया जो है इनके दफ्तर से और घर से वो ले गए। और उस ज़माने में ये बहुत मीडिया पे शोर मचाया गया, क्योंकि ना इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार साहब को पता था, ना लोकल पुलिस को पता था। मीडिया में जब ये शोर मचाया गया तो उसके बाद ये फिर FIR दर्ज की और मुबैना तौर पे इनका इल्ज़ाम ये था कि इनको टॉर्चर किया गया, इनके ख़ानदान को टॉर्चर किया, इनके ससुर को, इनके ब्रदर इन लॉ को, और भी इनके कंपनी के जो चीदा लोग थे सबको उठा के लेके गया। और इनका इल्ज़ाम ये है कि मुझसे ये कोशिश की जा रही थी कि मैं जनरल फैज़ के अजीज़ों के नाम पे ये हाउसिंग सोसाइटी कर दूं। अच्छा। जी, मैं उस ज़माने में, क्योंकि ये मुझे ये स्टोरी बड़ी अच्छी तरीके से याद है, शोर मचाने वाले मीडिया के उन लोगों में हम भी शामिल थे। तो ये जो लोग शिकायत कर रहे थे कि जनाब ये फैज़ाबाद धरना केस की रिपोर्ट के अंदर जो है जनरल फैज़ साहब क्लीन चिट मिल गई और वो बच गए, तो हाजिर है ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ ख़तरनाक और संगीन किस्म की इंक्वायरी है। और ज़राए के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये इन्होंने पहले अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये इसका सही फोरम जो है वो वजारत दिफा है। तो ये फिर वजारत दिफा में इन्होंने ये अपनी अर्जी दी थी, कंप्लेंट दी थी कि मुझे टॉर्चर किया गया है और मुझसे ये मेरी हाउसिंग सोसाइटी हथियाने की कोशिश की जा रही थी। और ये फिर चूँकि इतना फ्लिमजी किस्म का ये सारा तरीक़ाकार था कि कोई इजाज़त के बगैर किसी जुरिस्डिक्शन के वो जो लोग यहाँ पे वर्दी वाले लाए गए थे, ना थाने के अंदर कोई FIR थी ना कुछ। और इंटीरियर मिनिस्ट्री को पता था, क्योंकि रेंजर्स याद रहे कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर होती है, तो वो उसी बुनियाद पे ये तमाम अदालतों से ये सुरखरू हुए, बच गए। मगर इनकी जो दाद रसी जो है ये वाली रहती थी। तो अब ये ज़राए के हवाले से पता चल रहा है कि ये मेजर जनरल साहब एक इसकी इंक्वायरी की हेडिंग करेंगे। अच्छा। ये आर्मी खुद इसकी अब इंक्वायरी कर रही है, ज़राए के हवाले से चल रही है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जिस किस्म के संगीन इल्ज़ामात हैं और जिस किस्म के शवाहिद उनके पास मौजूद हैं और जिस तरीके से ये उस ज़माने में ये सारा वाक़या हुआ है, तो ये बहुत ही जनरल साहब के लिए संगीन किस्म की इंक्वायरी है, खतरनाक होने जा रही है। सही है, ठीक है। चलिए एक और भी मामला है, वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने जैसे नवाज शरीफ साहब की या मुस्लिम लीग नवाज की सियासत की बात की थी,
रोटी और नान से ही आगे बढ़ जाते जी। वो पहले ये पाकिस्तान के अंदर ये पार्टियों की आपस में लड़ाइयाँ, तमाम ही पार्टीज के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, पीटीआई और नून लीग में खास तौर पे। ये है संगीन है, मजेदार है, चटखारेदार भी है, मगर उस पर बात करेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग जो है मीडिया के अंदर जो है ये दादरसी कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के किसान, खास तौर पे पंजाब के किसान, और पंजाब से क्योंकि ये 80% के करीब जो गंदम है वो पंजाब से आती है, तो बाकी सूबों के अंदर में भी यहाँ से जाती है, केपी और बलूचिस्तान भी उससे मुतासर होते हैं। तो इसलिए ये पूरे पाकिस्तान को ही समझ लें। इसके साथ गंदम एक बुनियादी चीज़ है, रोटी जो है स्टेपल फूड है, उससे बगैर गुजारा नहीं है। तो ये किसान जो है वहाँ पे प्रॉब्लम है कि फसल गर्मियों में, अब वैसाखी के मौके पे कटाई होती है, वो तैयार खड़ी हुई है, मगर पंजाब हुकूमत जो है इस वक्त तक ख़रीदारी हो जानी चाहिए, क्योंकि सिंध में हो चुकी, नॉर्थ साउथ पंजाब के अंदर कटाई महीना पहले हो गई और वहाँ पे बारिशों की वजह से ऑलरेडी नुकसान हो गया है। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि गवर्नमेंट जो है ना टारगेट बता रही है कितनी खरीदारी करनी है, ना कीमत बता रही है। 3900 सपोर्ट प्राइस का वादा किया गया था। किसान इसलिए फंसा हुआ है, वो कहते हैं कि जनाब हमारी जो लागत है वो ज़्यादा हो चुकी हुई है। पिछले साल 4000 थी ये खरीदने की कीमत पर फी टन, 4000 फी टन, और उनका इस दफ़ा तेल, बिजली, गैस भी महंगा हो गया है। खाद जो है हमें जो है यूरिया जो है वो 1500 वो क्या होना चाहिए था, वो महंगा मिला, उस कीमत पे नहीं मिल रहा जो गवर्नमेंट कह रही थी। 6,000 रुपए पे जो है डीएपी और यूरिया की जो है ना बीच में से बहुत महंगी खाद मिली, और उसकी वजह से किसान की जो ठेके पे खास तौर पे ज़मीन है तो तकरीबन वो कह रहे हैं 4500 और 5000 के दरमियान तो ठेके वालों को कॉस्ट पड़ गई। 15,000 की जी, 15,000 रुपए की डीएपी की जो है, और यूरिया जो है वो 6,000 रुपए तक ब्लैक के अंदर महंगी मिल रही है किसान को। तो अभी ये है कि गवर्नमेंट के इस किसान इस वक्त परेशान है, और गवर्नमेंट ने वादा किया था, आज गलबन उनकी मुलाकात हुई है चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से, और ये बताया जा रहा है कि 2 दिन बाद उसका नतीजा आएगा। इन्होंने अपने डिमांड्स पेश की हैं। अच्छा। यही कि टारगेट क्या होगा, कितनी खरीदेंगे, किस कीमत में खरीदेंगे, और ये चीजें कब खरीदेंगे। अच्छा, कुछ सवाल कब खरीदेंगे। मैं बिल्कुल, वो हमारे साथ खालिद खोकर साहब है। मैं क्विकली ये बता दूं कि हमें ये बताया गया है कि इनकी जो मुलाकात हो गई है और 2 दिन बाद इनको इतला दी है, मगर यहाँ पे सिर्फ एक मसला है कि किसान के पास जब बारिश होती है शहरों में, तो शहर के लोग कहते हैं मुझे बड़ा स्वीट मौसम है और बड़े रोमांटिक किस्म का महसूस करते हैं। गाँव के अंदर जो देहाती इलाके हैं, किसान के लिए वो मौत होती है, क्योंकि उसका पूरा साल उस फसल पे डिपेंडेंट होता है, उसका सारा रोजगार, उसका खानदान उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो एक दिन की भी फसल जब पड़ी होती है, बारिश का डर होता है और वो कर्जे उतारना चाहता है, वो सो नहीं सकता। सो ये 1 दिन 2 दिन भी जो चल रहा है ये भी बहुत ज्यादा है। तो मैं खालिद खरल साहब से पूछना चाहूंगा कि खालिद खोकर साहब कि ये सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, कि अभी लेटेस्ट क्या है, और 2 दिन का इंतजार करेंगे, या आपके कुछ लोगों की मैं बातें सुन रहा था वो कह रहे थे कि वो कोई एहतजाज करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब, आपने आज का ये सबसे अहम इशू है। पहले तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ जी कि हुआ क्या है जी, ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है जी। खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तान के साथ, किसान के साथ और अपनी मईशत के साथ। हमारे पास 1 अप्रैल की जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री का डेटा है उसके मुताबिक 47 लाख टन गंदम अपनी पड़ी है। फिर बाहर से क्यों इंपोर्ट की गई 32 लाख टन? अच्छा, और उसमें जो 32 लाख का मैं सिर्फ बता दूं कि जो 32 लाख टन की जो इंपोर्ट की गई थी, ये खबरें होने के बावजूद कि इस दफा बम्पर क्रॉप होगी, ये आज ही ऑडिट की अब रिपोर्ट आई है। उन्होंने 2017 से 2022 तक का ऑडिट किया है। उन्होंने कहा जी 21 मिलियन डॉलर जो है उसके अंदर बनाए गए। प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उन्होंने माल बनाया। तो जब ये इस तरह की गैर मुतवक्का बुलाई जाती है तो फिर ये अंदेशा होता है कि माल बनाने के लिए सारे किसानों को मरवा दिया। प्लीज जारी रखिएगा सर। मेरा सर तरीकेकार क्या अपनाया गया सर, बड़ा खूब तरीकेकार अपनाया गया जी।
इन्होंने क्या काम किया है, जो इनके पास अपनी गंदम पड़ी थी 3900 रुपए वाली, उसकी रिलीज कीमत इशू कर दी 4700 रुपया, ताकि कोई फ्लोर मिल वाला यहाँ से ना परचेज करे और बाहर से गंदम इस दफा क्योंकि इंटरनेशनल रेट कम था, वहां बाहर से गंदम मंगवा के वो सेल हुई, अपनी गंदम पड़ी रही, जिस पे 23% से ये सूद अदा कर रहे हैं। ये हुकूमत पंजाब का भी नुकसान हुआ, काश्तकार का भी नुकसान हुआ। अब काश्तकार के से बड़ा जो नुकसान अगला हो रहा है कि इस गंदम के रकबे पे 100% रकबे पे कपास और चावल की फसल आनी है। जब काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे, वो फसल बेहतर नहीं होगी। जब काश्तकार को इसमें इस दफा नुकसान हो रहा है, अगले साल गंदम की बुआई में कमी आए, ये बड़ा एक नुकसान होगा जी। और कपास में अगर कमी आती है तो ये बताया जाता है 1 मिलियन बेल कम होती है तो $2 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान होता है। तो सारी टेक्सटाइल मिल $1 बिलियन जी जी 1 मिलियन बेल $1 बिलियन जी, $1 बिलियन जी। कई लोग बता रहे हैं कि जो रिलेटेड इंसुलरी इंडस्ट्री होती है, ये तखमीने लगाए गए हैं कि वो $2 बिलियन का एक्चुअली नुकसान होता है। आप जारी रखिएगा। अब हमारी पहली गुजारिश तो ये है जी कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये इंपोर्ट करवाई है। जिस ईसीसी में जो जितने मिनिस्टर बैठे हैं, जो ऑफिसर बैठे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए जिन्होंने काश्तकारों का मुआशी कत्ल करवाया है इस दफा। आप यकीन कर लें, मैं काश्तकारों के जज्बात का लफ्जों में हटा करके नहीं बता सकता कि वो कितनी तकलीफ में है इस वक्त। मैं बयान नहीं कर सकता कि उनकी तकलीफ का बयान नहीं किया जा सकता। अब जो तरीकेकार बनाया गया कि काश्तकार बारदाना कैसे लेगा, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ वो बारदाना ले ही नहीं सकता। अच्छा, बारदाना वो बैग्स होते हैं अंग्रेजी में जिसे गनी बैग्स कहा जाता है, वो बोरियां होती हैं जिसके अंदर ये किसान जो है ये गंदम रख के बेचते हैं। सर एक और सोच आई है, बड़ी अजीब सी सोच। छोटा काश्तकार, बड़ा काश्तकार, हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बनाया जा रहा है। हम ज़राअत की बात नहीं कर रहे, अब आपस में लड़ाया जा रहा है। अब आप ये देखें, ये कहा जा रहा है कि सिर्फ हम 6 एकड़ के काश्तकार से गंदम लेंगे, जिसके 7 एकड़ है वो नहीं लेंगे, जिसके 8 एकड़ नहीं लेंगे, 10 वाले नहीं लेंगे, 20 वाले 50 वाले नहीं लेंगे। क्या वो इस मुल्क के काश्तकार नहीं है? क्या वो ये खिदमत नहीं कर रहे इस मुल्क को? क्या वो इस मुल्क को गल्ला फराम नहीं कर रहे? क्या वो फूड सिक्योरिटी के जामिन नहीं है? देखिए ना, एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह ने हुक्म दिया था, हुकूमत में थे वो, कि गला जखीरा करो। उस वक्त से ये रब का हुक्म है। मैं एज ए काश्तकार अपने पास गला जखीरा नहीं कर सकता, मेरे लिए गुनाह कबीरा है। ये हुकूमत का काम है जखीरा करना, हुकूमत के अवलिन फराइज में शामिल है। अब माफिया पैसे कमा गया, मर काश्तकार गया। पिछले 10 साल इंटरनेशनल रेट आपसे डबल था। हुकूमत अब कह रही है कि हमारे पास पैसे भी कम हैं और हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है। तो अब आपको लेटेस्ट जो मुलाकात आपकी मुझे बताया गया है कि आज चीफ मिनिस्टर साहब से हुई है, आपने क्या डिमांड की है और उन्होंने क्या कहा है? मेरी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा से आज मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी मुलाकात रही है, बड़े मुस्बित अंदाज में मुलाकात हुई है। अच्छा, उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा जी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितनी गंदम आप पिछले सालों में खरीदते रहे हैं, 4 मिलियन टन, पंजाब हुकूमत उतनी फूड डिपार्टमेंट परचेज करे। एक दूसरा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो बारदाने का तरीकेकार रखा गया है, इस हिसाब से काश्तकार बारदाना नहीं ले सकता। 36 बोरियां तो खोता रेडी वाला ले, ट्रैक्टर ट्राली वाला तो नहीं ले सकता, क्योंकि मैक्सिमम 36 बोरी है। मैंने कहा जी मिनिमम आप 200 बैग करें 100 kg के। एक काश्तकार आए 200 बैग ले, वो दे के दोबारा फिर आके 200 बैग ले सकते, ये करें। तो उन्होंने मेरे साथ एक वादा किया है कि वो कल अपनी इंटरनल मीटिंग करेंगे और परसों तक इस पे कोई फैसला करेंगे। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद के साथ वहां से वापस आया हूँ, मुझे यकीन दिलाया गया कि हम इस पे हमदर्दी से सोचेंगे। हमारी भी बड़ी उम्मीद है कि ये मसले का हल हो जाए, मगर एक दिन जिस तरह मैंने कहा बहुत ज्यादा कीमती है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि उनकी लिमिटेशंस भी हैं। वफाकी हुकूमत ने भी कुछ वहाँ पे अपने पास से जो ये चीज़ें उनको सूबे को देनी है, वो कहते हैं वहाँ से भी कैबिनेट ने भी वो चीज़ें नहीं दी, तो यहाँ से भी कुछ लैप्सेस हुए हैं। अगर आपकी मर्जी का रिजल्ट नहीं आता तो फिर क्या किया जाएगा? देखें जी, फिर मैं अभी कुछ नहीं कहता, मैं अभी उम्मीद कर रहा हूँ। मैं मिल के आया हूँ, मेरे साथ वादा किया गया, मैं नेगेटिव अभी नहीं सोचता जी, बिल्कुल ही। मैं मुस्बित बैठा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान, ये हुकूमत पाकिस्तान के काश्तकार का नुकसान नहीं होने देगी जी। हम भी यही उम्मीद करते हैं और मुस्बत सोच के साथ कर रहे हैं। मैं सिर्फ जो है खोखर साहब इस मसले को फॉलो करते रहेंगे, कल परसों भी आपसे इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगी। मेरी छोटी सी आंसर सुन लें।
काश्तकार नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिस्क जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। काश्तकार से बड़ा मुहिब वतन भी कोई नहीं, क्योंकि अपने जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क पे मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, उसका ईमान भी इधर है। इसलिए हम अपने मुल्क बिल्कुल हमारी भी ये उम्मीद है कि मरियम बीबी इसलिए भी करेंगे कि पंजाब एक ज़राती सूबा है, पाकिस्तान की 70% जो लेबर है वो ज़रात से मुंसलिक है और इसी से इकॉनमी चलती है। और फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने भी रिसेंटली बताया है कि जो 1.8% की जो ग्रोथ आई है पिछले साल, वो लार्जली ये क्रॉप की वजह से थी कि पिछले साल जो है यहाँ पे क्योंकि बारिशों की सूरत हाल थी तो ज्यादा ये हो गई। तो दुआ करें कि इस दफा भी ये मसला हल हो जाए और अगले साल भी बम्पर क्रॉप हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। चलिए किसानों के हवाले से आमिर साहब बात होगी, अब जरा उनके हवाले से भी बात हो जाए जो किसानों की गंदुम के हवाले से रोटी और नान की कीमत तय कर रहे हैं। अभी से कुछ देर के बाद हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की अमली सियासत से हम जरा शुरू करते हैं। पार्टी रीऑर्गेनाइज होने जा रही है जी, तो यही आ रहा है। अभी एक मैं समझता हूँ कि मैंने कहा कि हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ बहस व मुबासा, कुछ सियासत, अंदरूनी सियासत भी होती है, मगर अब ये थोड़ी सी अगली होती जा रही है। अगली इस तरह हो गई है कि दो ग्रुप हैं क्लियरली, एक है इन, एक है आउट। एक वो हैं जो कि गवर्नमेंट में जो जीत गए हैं या जैसे कैसे भी जीत गए मगर वो जीत गए हैं, वो सिर्फ तो गवर्नमेंट एंजॉय कर रहे हैं, तो वो मुफाहमत कर रहे हैं। और एक हैं जो कि आउट हो गए। आउट में जो लीड कर रहे हैं वो तो जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना था तो वो नहीं बन सके। अब वो बाहर बैठे हुए हैं, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, ये सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं और वो 2-3 बहसें चल रही हैं पार्टी के अंदर। एक मज़ामती ग्रुप है, एक मुफाहमती ग्रुप है। पीटीआई में भी जैसे एक मज़ामती और एक मुफाहमती है, तो यहाँ भी ये मज़ामत मुफाहमत जो है ना ये खेल खेला जा रहा है। मगर उसमें जो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है कि राना सनाउल्लाह साहब ने और जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ बयान दिए, जिसके बाद फिर अता तारड़ साहब ने, वो हालांकि बड़े रिलेटिवली जूनियर हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब आप टीवी के ऊपर अंदरूनी पार्टी के ऊपर बात ना करें और जावेद लतीफ़ साहब के मतलब ये करना कि मैं उनकी बातों को संजीदा नहीं लेता। तारड़ साहब ने भी क्लियर एक मैसेज अपना डिलीवर कर दिया। जो बुनियादी मसले हैं उस पर तो मैं आता हूँ। मैं क्विकली एक नया कट्टा जो खोला है जावेद लतीफ़ साहब ने कि ये 90 करोड़ रुपए का उन्होंने आमिर मीर साहब के प्रोग्राम में जो 5 सीटों पे कि 5 सीटों शेखुपुर की 90 करोड़ रुपया। अब पता नहीं ये क्या इंसिनुएशन थी, क्या कहना चाह रहे हैं, किसने किसके खिलाफ किसको दिया, तो ये इसके लिए तफसील। मगर 90 करोड़ बहुत ज्यादा है कि 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पता नहीं किसको बनाने के लिए। उन्होंने कहा कई साल के लिए जो तरक्याती फंड होता है ना, ये एक ही दफा वो जावेद लतीफ़ साहब क्योंकि हारे हुए हैं तो इसलिए एक तो इशारा ये हो सकता है उनका ये हो कि मुझे हराने के लिए भी ये पैसा इस्तेमाल हुआ। आई डोंट नो, पता नहीं क्या, उसकी एक्सप्लेनेशन खुद देंगे। मगर जो बुनियादी बात है जो तवातर के साथ अब ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं वो ये है कि वो कहते हैं कि जनाब हमें बयानिए को पीटीआई के बयानिए के साथ लड़ना पड़ेगा, काउंटर करें। ये बगैर बयानिए के नहीं। बयानिए से मुराद ये है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट हम नजर आए और हम मज़ाहमत करते हुए नजर आए। और उन्होंने ये जो है आज भी हामिद मीर के प्रोग्राम में ये रिपीट कर रहे थे, ज़रा शुगर कोटेड वर्ड्स थे। पहले भी उन्होंने ये कही बात, क्या जी ये जो कोयटा के अंदर जो ये अलायंस बनाने का अनाउंस किया गया अपोजिशन की, जिसके अंदर महबूबा चकदेई भी हैं, अख्तर मेंगल भी हैं, जमात इस्लामी भी है। उन्होंने कहा जनाब ये जो लोग हैं ये हमारे भी एलाइज रहे हुए हैं, हमारे भी इनसे ताल्लुकात हैं, तो इनके साथ मुलाकात, इनसे बातचीत करनी चाहिए और वो नवाज शरीफ साहब को करनी चाहिए। और साथ में उसके जो कहा कि नवाज शरीफ साहब, ये भी खबर चल रही है फरहान सिद्दीकी साहब के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब को अब पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा दोबारा। तो 2 चीज़ें, पहली बात तो ये है कि वो ये अगर ये समझते हैं कि उनसे बातचीत करके, मौलाना फजल रहमान भी उस पर शामिल हैं,
तो ये अब क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, और उन्होंने कहा जी पीटीआई से भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो पीटीआई क्लियरली वो कह रहे हैं कि जब हमें कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा तो हम बात करेंगे। वो उनको मिले भी कुछ ना, और इनसे बातचीत किस बात पे शुरू कर दें। लेकिन मैं दूसरा जेल से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, ये नहीं कि जेल में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया। उन्होंने जो है साथ में अब उसके अंदर एक बुनियादी तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आप जो है मज़ाहमती बयानियाँ तो गवर्नमेंट में रहते हुए तो नहीं बना सकते। अब ये है कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि हुकूमत के भी रहे, ये मामलात भी रहे, और उनकी साहबजादी की पंजाब में गवर्नमेंट भी, मरियम बीबी की भी रहे, और मज़ाहमती बयानियाँ बन जाए, ये लोगों के साथ भी शामिल हो जाए। ये दोनों काम नहीं हो सकते। ये बुनियादी तजाद है ना, बुनियादी तजाद है। दूसरा ये कि आप ये जो वो डिमांड कर रहे हैं पीटीआई वाले फॉर्म 47 की जो बहस है, वो कह रहे हैं इसको अनडू करें। मतलब ये है कि आप ये सीटें आप गवर्नमेंट में भी रहें, मज़े भी लें, बेनिफिशरी हैं आप उसके, सारी मामलात के जो उनके इल्ज़ामात हैं उसकी आप बेनिफिशरी हैं। तो आप कह रहे हैं कि बातचीत भी करनी है, तो मगर ये हमने गवर्नमेंट में भी रहना है, एक बात। दूसरा ये है कि ये कुछ पार्टी में टेंशन नज़र आती है कि वरना जब लीडर कंफर्टेबल होता है ना, वो उसके बाद चाहे कोई भी आए वो कहे जी उनको पहले कायदे पार्टी, सलारे पार्टी और वो सारे नाम दिए गए, तो वो होते हैं, जिसका रोब होता है वो होता है। ये किसी उनको थोड़ा सा पावर इक्वेशन के अंदर मैं समझता हूँ कोई ना कोई खतरा है, तो ये जरूरत पड़ी कि उनको प्रेसिडेंट बनाना। वरना हमें तो बार बार बताया जाता है कि जी एक ही लीडर है इस पार्टी का, उसका नाम है नवाज शरीफ, फैसले भी वही करते हैं, सारा इख्तियार भी उनका है। तो फिर ये क्या जरूरत पड़ गई है कि उनको सदारत शहबाज शरीफ साहब से लेके, ठीक है आर्गूमेंट समझ आता है कि जनाब वो क्योंकि पार्टी को और गवर्नमेंट को अलग-अलग करने चाहते हैं, मगर पहले भी तो ऐसे काम चलाया गया। सो ये पता नहीं जो है इसके पीछे क्या है, मगर पार्टी में क्लियरली नज़र आती है, तनाव एक नज़र आता है कि एक मज़ामती ग्रुप है, एक वो है, एक इन है, एक आउट है, एक वो लोग हैं जो मज़े ले रहे हैं गवर्नमेंट के, जो बाहर बैठे हैं। उनको नज़र आ रहा है कि आगे जो रिज़ल्ट आया पिछले इलेक्शन के अंदर, जैसे मर्जी गवर्नमेंट बना ली हो, ये पार्टी जो है इस तरीके से कंप्रोमाइज किस्म की गवर्नमेंट में PDM 2 की एक नाकामी है, और पार्टी ये नीचे से नीचे ही जाएगी। तो वो ये नहीं चाहते, वो कोई अब पता नहीं वे आउट कैसे निकलाएगी, मुझे समझ नहीं आती। नहीं, वो नई तर्ज की सियासत के ख्वाहिशमंद तो नहीं है नवाज शरीफ साहब को नई तर्ज की सियासत को करने, भाई को शहबाज शरीफ साहब को साइड करके जो है जो ख्वाहिश तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हर सियासी वर्कर को बुनियादी समझ आती है कि जनाब ये वाली है, मगर उसकी लवाजमात हैं, उसकी लवाजमात हैं कि वो नई तरक्की मज़ामती होती है। जब आप मज़ामत करें, मज़ामत गवर्नमेंट में नहीं होती है, चलिए आप ये नहीं करती, या नजर आए कम से कम कि गवर्नमेंट में रहते हुए भी आप असिस्ट कर रहे हैं। आप वो तो कह रहे हैं कि मैं हाजिर हूं, बताएं करना क्या है शहबाज शरीफ साहब, तो उनके साथ ताल्लुक भी रख रहे हैं, पार्टी भी रखनी है, गवर्नमेंट भी रखनी है, और मज़ामत भी करनी है। यानी वो पीपल्स पार्टी वाली बात है, आमिर साहब के हुकूमती मजे भी लेने और अपोजिशन के अंदर भी उन्होंने रहना। मैं एक ब्रेक की तरफ चल रही हूँ, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे मैं आपको ये बता दूं कि साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनको भी इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस और उसकी डिबेट के अंदर हम शामिल करेंगे। स्टे विद अस। खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी ज्वाइन किया। दुरानी साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब सियासत की गुफ्तगू इन्हीं से आगे बढ़ाते हैं हम। जी, दुरानी साहब से बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये पाकिस्तान के हवाले से पार्टियों के अंदर कितनी बड़ी मफाहमती फार्मूला हमेशा लेके आते हैं, और इनके अक्सर फार्मूले जो है वक्त के साथ वो सही प्रूव होते हैं। मैं ब्रेक से पहले क्विकली दुरानी साहब एक मंजरनामा पेश किया है जो इस वक्त नून लीग के अंदर मामला चल रहे हैं। बड़े मुतज़ाद किस्म के उनके बयान आते हैं। कभी उनकी तरफ से, लीडर्स की तरफ से ये बयान आता है कि जनाब ये जो जजेस का केस है इसके अंदर वो पार्टी शामिल हो जाए। वो कह रहे हैं जी 2017 से शुरू करें, तो वो एक तजाद आ जाता है कि भाई 2017 भी क्यों, तो फिर जो पहले मुदाखलतें होती रही हैं जिसके ये बेनिफिशरी रहे हैं या इस दफ़ा भी हुए हैं, तो अपनी मर्जी की मुदाखलत, ये मैंने टर्म जो इस्तेमाल की है कि ये अपनी मर्जी की मुदाखलत चाहते हैं। तो एक ये, दूसरा
पार्टी के अंदर जो है ना लीडरशिप पुराने नए लोग एक दूसरे में लड़ते फिरते नजर आ रहे हैं। जावेद लतीफ साहब का बयान आता है, राणा साहब का आता है, और रिलेटिवली जूनियर हैं तारड़ साहब, वो मना कर देते हैं कि जी आप पब्लिकली बात ना करें। फिर ये खबरें आ रही हैं कि जी पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब को बनाएगा। बस फाइनली जिसमें आपसे खास तौर पे चाहूँगा कि ये एक राणा सनाउल्लाह साहब के, नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बात चली है कि वो कहते हैं कि जनाब हम चकजई साहब, अख्तर मेंगल वगैरह से, उनसे जो अपोजिशन का मजामती कर रहे हैं, वो बयानियाँ बनाना चाहते हैं अपना मजामती, कि इसके लिए बातचीत भी करना चाह रहे हैं। मगर उसके अंदर तजाद ये है कि वो गवर्नमेंट नहीं छोड़ना चाहते हैं, ना पंजाब में ना यहाँ। वो कहते हैं ये मामला भी रहे और मज़ाहमती बयानियाँ हो जाए। तो ये अगर आप समझा सकेंगे कैसे मुमकिन होगा? भाई ये तो मतलब ये है कि आग और पानी को इकट्ठा करने की एक कोशिश है, तो देखें कितनी कामयाब होती है। और वैसे अगर पॉलिटिकल एंगल से और पॉलिटिकल साइंस के रेफरेंस से देखा जाए तो ये इंतहाई एक इमेच्योर और बचगाना सी एक कॉन्सेप्ट है जिसको पेश करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसमें कुछ और देख रहा हूँ। असल में ये तारीख का एक ऐसा साइकिल मुझे नजर आ रहा है जो मैंने तमाम बादशाहतों में भी देखा, मरूसियत में भी देखा। असल में जंग नून के अंदर एक इक़्तिदार की जंग है इस वक्त जो है। डेफिनेटली ये जो शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट है, और अगर मरूसियत के एतबार से देखा जाए तो उनकी जो सदारत है वो उनके किसी बच्चे को जा सकती है। तो अब मेरा ख्याल ये है कि कोशिश ये हो रही है कि ये जो सदारत है ये वापस मियाँ साहब के, नवाज शरीफ साहब के खानदान में आ जाए, ताकि उनकी बच्ची तक ये ट्रांसफर हो सकेगी नहीं हो सकेगी इस पे मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन है। लेकिन मैं इस ये जो सारी बयानियों की और इसकी जांग वांग चल रही है, ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे एक मजाक है और ना इसमें से कुछ निकलना है। मुस्लिम लीग इक़्तिदार की पार्टी है, जब इक़्तिदार होता है तभी पार्टी जो मतलब चढ़ती है, और जब इक़्तिदार की उम्मीद होती है तो तब ये मज़ाहमती बन जाती है, और जब इक़्तिदार में होती है तो फिर मफ़ाहमती बन जाती है। इक़्तिदार में आने के लिए मफ़ाहमती रास्ता इख्तियार हासिल कर लेती है, और इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद कुछ अरसे के लिए मज़ाहमत करने के बाद दोबारा मफ़ाहमत का रास्ता ढूंढ के आगे चल पड़ती है। तो इस वक्त जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में जो मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म बनना था, वहाँ से वो आटे के थैले पे चले गए, और अब जो है वो पार्टी रहबर से जो है वो रोटी तक आ गए हैं। लेकिन बहरहाल वो अपनी एक जस्तजू कर रहे हैं जिसके नतीजे में गालिबन वो ये चाहते हैं कि एक जो पार्टी की प्रेसिडेंटशिप है वो उनके घर में आ जाए, ताकि उनसे मरियम बीबी को ट्रांसफर की जा सके। लेकिन मुझे इसमें बहुत से वो इफ्स एंड बट्स नजर आ रहे हैं। बाकी ये जो जावेद लतीफ साहब है, हमारे बाकी भी दोस्त हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनको जितवाया नहीं गया। ठीक है, इस वक्त वो जो भी कुछ करें, ये अच्छी टर्म इस्तेमाल की गई कि वो जिनको जितवाया नहीं गया। ये मौलाना फजलुर रहमान ने यही कहा कि उनका भी शिकवा ये नहीं है कि जनाब ये हमारे साथ धांधली है। वो कहते हैं कि जब इतनों को जितवाया गया था तो हमें क्यों नहीं जितवाया गया। मतलब ये है, तो इसलिए ये वो ना जितवाए गए लोगों का गिला है जो कि हर तरफ से आ रहा है। और बाकी जहां तक इस वक्त हुकूमत है उसकी जितनी लेजिटिमेसी है, जितना उसका वो है, वो हमारे सामने है कि जी क्या मतलब ये एक इस वक्त हुकूमत नहीं है, ये एक मजाक मुल्क के अंदर हो रहा है। और इस मजाक के अंदर जो है एक और मजाक शुरू किया जा रहा है, और वो मजाक देखें ना जी, आप प्रेसिडेंट जो है वो हो जो के जिसके पास कोई वो पोजीशन ना हो। हाँ, चीफ ऑर्गेनाइजर वो हो सकता है जिसके पास पोजीशन भी हो। मतलब ये है कि आप एक ऐसी ड्राइंग बोर्ड रखना चाह रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसी सियासत का रुख बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि वो बंदर बांट की कैसे। तो ये एक बंदर बांट साहब, मैं क्योंकि आप मेरे से ज्यादा करीब से देखते रहे हैं ये इक़्तिदार की जो रास्ते सारे काबीनाओं का हिस्सा रहे हुए हैं,
तो मैं स्टेट ऑफ माइंड अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, क्यों ये इनसिक्योरिटी उनको हो रही है कि वो कायदे पार्टी होने से उनका कोई इख्तियार कम है या पार्टी चली जाएगी। दूसरा ये कि ज़ाहिर है मज़ा तो बड़ा आता है कि जी मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, वोट को इज़्ज़त दो, वो जो पॉपुलर अपील होती है और उनको नज़र आ रहा है इस दफ़ा जो रिज़ल्ट आया है तो ज़ाहिर है वो बयानियाँ बदलने चाहेंगे। मगर उस बयानिए में ये जो कह रहे हैं मतलब वो अपनी ये भी चाहते हैं कि मरियम बीबी का इख्तियार भी रहे और आगे ट्रांसफ़र भी करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों चीज़ें ये कैसे हो पाएंगी? देखिए, इसमें दो बातें हैं। आप तो माशाल्लाह इतने इंटेलेक्चुअली साउंड है, आप समझ सकते हैं। देखिए, एक बात तो ये है कि अब तक ये जब भी मुज़ाहमती कोई बयानिया बनता था, ये चक्कर देने के लिए होता था, ये प्रेशराइज करने के लिए। आवाम को चक्कर दो और जो पावर्स हैं उनको प्रेशराइज करो और इसके बीच में से अपना एक चक्कर निकाल दो। अब मसला ये हो गया कि इनसे बड़े चक्करबाज आ गए जो कि ना सिर्फ बयानियां बनाते हैं बल्कि बयानिया को इस तरह घुमाते हैं जैसे कि कोई वो घूम रहा हो, लट्टू घूम रहा हो, और पता भी नहीं चलता कि आज इधर होते हैं कल उधर होते हैं। मतलब उन्होंने सियासत के रंग ढंग ही बदल के रखा और झूठ सच को ऐसा उड़ाया है कि अब बड़े बड़े झूठ बोलने वाले भी परेशान फिर रहे हैं और बड़े बड़े बयानिए बनाने वाले भी उनके आगे मान नजर आ रहे हैं। वो अमेरिका से लेके सऊदी अरब से लेके पाकिस्तान तक हर तरफ घूम फिर आते हैं। अब इस सूरत हाल में दूसरी तरफ ये हुआ है कि अवाम बहुत ज्यादा क्विकली एजुकेट हो रहे हैं इश्यूज के ऊपर। तो अब जो ये मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक सांप गुजरने के बाद कोई लकीर नहीं पीट रहा होता। मियां साहब का इक़्तिदार उनसे चला गया, इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं बूढ़ा हो गया, ठीक है ना। नहीं तो मियां साहब एक तो बुढ़ापे का किया जा सकता है, मगर एक जाविया और भी इसके अंदर हो सकता है कि पहले बताया गया कि नवाज शरीफ साहब PDM फेल हो गई और शहबाज शरीफ साहब फेल हो गए, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उनका फेस आगे रख के इलेक्शन लड़ा गया, उसका भी वो भी पिट गया। तो अब ये PDM 2 का भी नज़र आ रहा है, तो सेकंड चांस नवाज शरीफ साहब का कि जी क्योंकि ये इसका ये जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं तो अगली दफ़ा दोबारा एक रीडू करके नवाज शरीफ साहब को अलहदा सेपरेट कर दिया जाए ताकि अगली दफ़ा भी तो कुछ बेचना है और वो अगली दफ़ा जो आपके बकौल किसी वक्त भी अगला वक्त आ सकता है। देखिए, मियां साहब तो इस वक्त एक ही चीज बेच सकते हैं, वो कोई ओल्ड होम बना लें। देखिए, बात यह है कि आप मुसलसल जिन चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप नई चीजें समझ रहे हैं। एक वक्त में ये था कि मुस्लिम लीग का बयानिया ये था कि जो ही मियां साहब पाकिस्तान की जमीन पे कदम रखेंगे पूरा पाकिस्तान दीवानावार जो है उनके लिए निकल आएगा। वो तो किसी पाकिस्तान किसी के लिए नहीं निकला करता। पाकिस्तान जो है बस वो अपने तरीके से ही चला करता है। तो अब ये देख के फिर वजीर आजम का इतना यकीन था कि इश्तिहार दे दिया यकीन, और वो इश्तिहार के बाद फिर क्या हुआ वो भी आपने देख लिया, आप और हम तो इकट्ठे ही देख रहे थे। तो मैं इस वक्त ये समझ रहा हूं कि मियां साहब को अब इस रियलिटी को तस्लीम कर लेना चाहिए। देखिए, मैंने जितने भी इक़्तिदार में बैठे हुए लोग देखे हैं ना, उनमें से 99.9% लोग आखिरी दिन तक समझ रहे होते हैं कि उनका इक़्तिदार खत्म नहीं, और जो इक़्तिदार खत्म भी हो जाता है उसके बाद भी वो इस उम्मीद में होते हैं कि किसी वक्त भी ये इक़्तिदार वापस आ जाए। तो मियां साहब को अब ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि ये इक़्तिदार उनके पास से चला गया है, और अब इस बात को भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि अब उनके घर से भी जा रहा है, और वो ये बात कभी भी मानने के लिए इस वक्त जो वो कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ इक़्तिदार को वापस अपने घर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इक़्तिदार इस वक्त दुरानी साहब घर में उनके इक़्तिदार है, और वो बिल्कुल आप कह रहे हैं, मुझे मुशर्रफ साहब याद आ रहे हैं कि उनको आखिरी दम तक ये उम्मीद थी। वो याद है फेसबुक के अपने फॉलोअर्स को वो एक्चुअली फॉलोअर्स समझ रहे थे कि ये मेरे वोटर हैं कि मैं एयरपोर्ट पे आऊँगा तो पता नहीं क्या कमाल हो जाएगा उनको। बिल्कुल ये और भी कई चेहरे मेरे जहन में आपकी इस बात के बाद आ रहे हैं कि आखिरी दम तक ये रहता है। मगर इनकी सूरत में 1 टाइम लकी वो होता है, ये 2 टाइम लकी, 3 टाइम लकी, ये 4 टाइम भी पार्शली लकी हो गए। सो टाइम एंड अगेन इन्होंने इतने रुजो सवाल देखे हैं, तो इस उम्मीद का रखना जो है इनका माजी देखते हुए कोई हक बजाना भी लगते हैं थोड़े से।
नहीं, इसमें एक थोड़ा फर्क है आमिर साहब, बहुत आपने कनेक्ट करके बात की है, मजा उसका है। लेकिन मैं इस वक्त ये बताना चाह रहा हूं कि इनका नहीं सिर्फ खत्म हुआ, इनका जो ओपोनेंट था वो भी खत्म हो गया। मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है ये पिछले 52 साल से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी से मेरी क्या मुराद है, एन से क्या मुराद है, मतलब प्रो जो ग्रुप्स थे, ये आपस में एक वो किया करते थे, बंदरबांट किया करते थे, या एक डमी वॉर किया करते थे। इस दफा मैं आ गया, अगली दफा आप आ गए, फिर दरमियान में कोई फौजी आ गया तो उसके साथ एक खड़ा हो गया, दूसरा उसके खिलाफ हो गया। अब इन सबके खिलाफ इन्होंने गलती जो की वो ये की कि बीबी के जाने के बाद इनमें तारीखी शऊर खत्म हो गया था, और उस तारीखी शऊर ना होने की वजह से ये दोनों इकट्ठे हो गए, और इनके इकट्ठे होने ने एस्टैब्लिशमेंट को मजबूर कर दिया कि वो एक तीसरे को ले आए। जब तीसरा आ गया तो तीसरा इनसे बड़ा चक्कर, मतलब चक्रों को समझने वाला था, उसने वो चक्कर दिया, कुछ नहीं अभी तक अवाम को तो कुछ नहीं मिला ना, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन एक ऐसा चक्कर मिला कि इन्हें उन्होंने घन चक्कर बना दिया दोनों को। इस वक्त आपको मैं ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी और नून के अंदर सबसे बड़ी जंग जो हो रही है वो पार्टियों के अंदर हो रही है। इस वक्त बिलावल साहब और जरदारी साहब के दरमियान जो जंग है वो आप सिंध में जाएं, बच्चा बच्चा आपको बता दें। इस वक्त जो मतलब मरियम बीबी और शहबाज साहब तो मुझे करीब लग रहे हैं, लेकिन मियां साहब बेचारे जो हैं उन्हें बेचारों को साइड पे धकेल दिया गया, और वो इस वक्त उन्हें नहीं समझ आ रही कि वो अपनी इस कमजोरी को कैसे ताकत में बदल दें। आप ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान, ये मुआशरा और ये सियासत बदल चुकी हुई है, ये जो कहा जाता है ये ओल्ड स्टाइल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स चेंज हो गई है। अब पीटीवी नहीं है लेकिन पब्लिक टीवी है, अब हर एक के हाथ में अपना टेलीविजन स्टेशन है, वो जब चलाता है। अब ये कहते हैं जी सोशल मीडिया गड़बड़ कर रहा है, और सोशल मीडिया कहाँ गड़बड़ कर रहा है? और आज तक आप मुझे बताएं तारीख में कभी कोई साइंस से लड़ सका है, टेक्नोलॉजी से लड़ सका है, टेक्नोलॉजी को लिमिट कर सका है? तो अब जो चीज ये रोक के अपने आप को जिंदा, ये वो हमारे बचपन में बड़ा एक वो होता था कि तारीख के पहिए को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त के जो हमारे इक्तदार में बैठे हुए हुक्मरान और ये खानदान है, ये चाह रहे हैं कि तारीख का पहिया जो इनके सरों के ऊपर से गुजर चुका है उसको मोड़ के वापस ले। ये वापस नहीं आएगा, अब तो आगे ही जाएगा। और आगे मैं इस पहिए का आपने जिक्र किया कि ये साइंस के पहिए को पीछे मोड़ रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ी मिसाल है कि ये दरमियान में ट्विटर जो कि अब एक्स कहलाता है, ये काफी महीनों से बंद है, और पहले ये कहा जा रहा था नहीं जी वो टेक्निकल चीजें हैं। तो अभी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दाखिला ने जवाब दिया है, और वो बड़ा ही भोंडा सा जवाब दिया है। तो उन्होंने कहा जी ये क्योंकि आर्मी चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ ये मुगाद चाह रहा था, और हमने एक्स के जो मालकान हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं थे, इनको कहा ये बंद कर दे, इन्होंने नहीं की, तो अदम ताउन की वजह से फिर हमने बंद कर दिया। अब इसमें सवाल ये आता है कि फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें ये चीज़ें बिल्कुल हैं, और सोशल मीडिया का मिसयूज़ भी होता है, कानून मौजूद हैं, साइबर लॉज मौजूद हैं, उनको कड़की पे चढ़ा दें या नए कानून बना लें, पूरे पाकिस्तान की आवाम को अपने भी $3 बिलियन अब ये IT से आ रहे हैं, उन सबको ये तकलीफ पहुंचाना कि वो बंद कर देना, तो आपको ये तुक समझ आती है? ये बिल्कुल, इसकी पता क्या है मिसाल, तुम्हें वालिद साहब अल्लाह मक़फ़रत करे, ब्रेक में 2 मिनट्स हैं, कहते बेटे अगर शीशे में अपनी शक्ल अच्छी नजर ना आए तो शीशा तोड़ने से तुम्हारी शक्ल बेहतर नहीं हो जाएगी। मतलब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि आईना तोड़ दें, इसलिए कि आईना में इनकी शक्ल बदनुमा नजर आए। आईना तोड़ेंगे तो कभी आईना जो है वो भावल नगर से निकल आएगा, कभी आईना ट्रेन से निकल आएगा, कभी आईना सड़क से निकल आएगा, कभी आईना गाड़ी से निकल आएगा, कभी गाड़ी के टायरों से निकल आएगा। मतलब ये है कि वो आईना जिसको देखने से आप घबरा रहे हैं, और आप ये देखें कि जितनी डेवलप्ड नेशंस हैं वो इसी पावर को अपनी इंटेलेक्चुअल और अपनी साइंटिफिक स्ट्रेंथ्स के साथ अपने हक में इस्तेमाल करते। इंडिया ने हमारा बेड़ा गर्क किया है, वो इस टेक्नोलॉजी को हमारे खिलाफ अपने हक में इस्तेमाल कर। मुझे आपकी बात से जो है नीचे का एक बड़ा मशहूर मकूला है
कि आप एबिस को अगर बहुत देर तक देखते रहें, फॉर एग्जाम्पल एक काले अंधेरे कुएं के अंदर आप देखते रहेंगे तो एक वक्त आता है वो जो काला अंधेरापन है वो आपको देखना शुरू कर देता है। तो ये जो आईने वाली मिसाल दी है आपने, मुझे उससे नीचे याद आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, हमेशा पर्ल्स ऑफ विजडम आपके बड़े काम आते हैं हमारे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब। ब्रेक की तरफ चल रहे थे हम, आमिर साहब ब्रेक से वापस आएंगे। एक तो बाई इलेक्शंस के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे, दूसरा केपी की गवर्नमेंट के हवाले से बात करेंगे। ख्वाहिशवारी कल मुजम्मिल असलम साहब हमारे शो में कह रहे थे बड़ी ख्वाहिशवारी हो रही है, वहाँ तो अयाशियाँ हो रही हैं भाई। एक ब्रेक से वापस आके बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब वो कहते हैं कि कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें, लेकिन पीटीआई के लिए लगता है कि सारे मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मुश्किलात अब टलने का वक्त सारे तो नहीं, क्या मिक्स्ड खबरें आ रही हैं। आगाज हो गया एक नहीं, मैं समझता हूँ ये जो आगाज ये हुआ है कि वो अदालत के अंदर जो है इमरान खान की जो सुनवाई होती है वहाँ पे वो रोज़ दीवार ऊंची कर लेते हैं और उनका जो यहाँ से उकला जाते हैं, साफी जाते हैं, शीशा मोटा हो गया उनका खानदान के, वो शीशा ऊंचा होता जा रहा है और मोटा होता जा रहा है। और उन्होंने बातचीत भी मना कर दी है। तो मुझे तो वो मुश्किलात ही नजर आ रही। पता नहीं, सुनते रहते हैं कि जी वो गड्ढापुर साहब के थ्रू कोई मुज़ाकरात जारी हैं, कोई मुज़ाकरात बना लेता है, कोई ना आती। पर मुझे ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी चीज़ वो क्या, वो अज़मा बुखारी ने क्या क्या था, ग्राउंड टू अर्थ मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा जो है वहाँ पे। मगर अच्छी खबर उनके लिए आई है कि जैसा कि 47 का उनका बयानिया है कि जनाब 47 फॉर्म में हमारे साथ बड़ी ज़्यादा, वो कहते हैं जनाब हमारी इतनी सीटें जो है ना हमारे से छीन ली गई। उसका ये अब 3 सीटें जो है ना उनको वापस मिल गई हैं हाई कोर्ट के ज़रिए। लाहौर हाई कोर्ट में एक जो है गुजरांवाला में, ये जो है बड़ा हम ये बिलाल एजाज साहब का NA 81 है और ये इनका है कि इनका हमारे प्रोग्राम में भी आके उन्होंने बड़ी मज़ेदार अपनी स्टोरी सुनाई थी कि कितने मार्जिन से जीते थे और फिर वहाँ पे रिकाउंटिंग करवा के उनको हरवा दिया गया। फिर उसके बाद जो है एक सूबाई असम्बली की पीटीआई के अगेन जो है मोहम्मद आतिफ साहब PP 133 से जीत गए हैं। और उसके अलावा NA 154 राना फराज नून, ये अब्दुलरहमान कांजू वाली शायद लोधरा वाली है, जी, वहाँ पे भी बड़े डूबियस किस्म के वो थे। तो ये तीनों सीटें हाई कोर्ट के कहने पे हुई। अच्छा, एक सीट जो है नून लीग भी जीती है, वहाँ पे फैसलाबाद के अंदर अली गोहर जो है कामयाब हुए। फ़र्क ये है उनके जीतने में पीटीआई और यहाँ पे फैसलाबाद में कि जो पीटीआई जीती है वो हाई कोर्ट के कहने पे जीती है। हाँ। ये जो जीते हैं वो इलेक्शन कमीशन साहब ने वो किया है। हाँ। मैं समझता हूँ हाई कोर्ट के जो फैसले हैं बेसिकली इलेक्शन कमीशन के मुंह पर थप्पड़ है, बहुत बड़ा थप्पड़ है, क्योंकि ये वो हल्के थे जिनके अंदर रिकाउंटिंग करवा के इन लोगों को, जीते हुए लोगों को हरवाया गया था। और ये हाई कोर्ट ने जो है इसको रिवर्स किया है। तो जो हाई कोर्ट रिवर्स करता है एक आईनी इदारे की, तो वो एक थप्पड़ होता है। सो ये एक है कि इसके असरात ये हैं कि अब इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा टेस्ट होता है बाई इलेक्शन, कि ये देखने के लिए कि जो पहले ट्रेंड आए हैं, ये जो बहस चल रही है कि जनाब फॉर्म 45 और 47 वाली जो है कि जी कौन जीता, तो उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है अभी ये जो बाई इलेक्शन में जो है एक दो फ़र्क ज़रूर होते हैं। एक ये फ़र्क होता है कि बाई इलेक्शन में यहाँ पे काफ़ी सीटों के ऊपर पीटीआई जो है, पहले पीटीआई नून लीग के साथ भी लड़ रही थी, पीपल्स पार्टी साथ भी अलग-अलग लड़ रहे थे और बाकी पार्टियां भी अलग-अलग थी। बड़ी कम सीटें थी जिसमें एडजस्टमेंट हुई। जो बाई इलेक्शन होता है, जिस तरह के मुल्तान में हमने पिछली दफ़ा देखा था कि मेहरबानो वाली जो सीट थी वो पीटीआई हार गई थी, कि वहाँ पे सब आपस में जॉइंट कैंडिडेट हो जाता है।
एक ये होता है। दूसरा ये है कि कहने को तो वो निगरान गवर्नमेंट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर बहरहाल जिस सूबे के अंदर भी जिसकी सूबाई गवर्नमेंट होगी उसको एक एज है कि अपनी गवर्नमेंट के अंदर अपनी हुकूमत है, अपनी इंतज़ामिया है, वो पहली भी थी मगर 47 फॉर्म वाला जो वाक़या उसके बावजूद हो गया है। सो ये इस दफ़ा ये देखना होगा, इस वक्त जो है 21 नशिस्तों पर जो है ना वो ज़मीनी इंतखाबात हो रहा है 21 अप्रैल को, और ये कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं, पंजाब असम्बली की 12 हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 2 नशिस्तें हैं, सिंध की 2 नशिस्तों पर बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं, और बलूचिस्तान असम्बली की 2 नशिस्तों पर भी ज़मीनी इंतखाबात होना है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट होंगे, मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ होगा, मगर सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो मरियम बीबी की सीट के ऊपर है, क्योंकि वहाँ भी क्लेम्स काउंटर क्लेम्स हैं कि वो वहाँ पे जो देखना है कि वहाँ पे क्या वो उन्होंने नेशनल की सीट छोड़ के यहाँ पे वो ज्वाइन की थी, और दूसरी शहबाज शरीफ साहब की है कसूर में, उसके ऊपर भी एक नज़र है। तीसरा जो है नारोवाल के अंदर जो है वहाँ पे एहसन इकबाल साहब के साहबजादे थे और दानियाल अजीज़ साहब का बहुत इल्ज़ाम था जी मुझे हरवाया गया है, तो जो उनके मुखालिफ कैंडिडेट हैं वो अवैस कासिम साहब जो हैं वो वहाँ पे लड़ेंगे, बाई इलेक्शन वहाँ पे होगा। एहसन इकबाल साहब ने जो छोड़ी है तो अब उनके साहबजादे अहमद इकबाल साहब वर्सेस वो होगा। मगर नजरें सारी जो हैं वो एक मरियम बीबी की सीट पे है। दूसरा ये है कि यास्मीन राशिद की रिट भी मंजूर हो गई है हाई कोर्ट के अंदर गालबन, कि उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब की सीट को चैलेंज किया गया है, तो वहाँ भी बड़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आई थी बड़े मुतज़ाद किस्म की। सो ये ऑल आइज आर ऑन दीज। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।